सार्थक ने जो शुरुआत जब किया था तो हम लोग दिव्यांगजनों को कंपनियों में नौकरियां नहीं थी, और अभी 16 साल बाद अगर देखें तो कंपनियां ज़्यादा हैं, मतलब नौकरी देने वाले 5,000 कंपनियां हैं। तो वो एक रिवर्स हो गया, जो शुरुआत में एक भी कंपनी नहीं थी, अब 5,000 है। और किसी भी तरह की दिव्यांगता को, चाहे वो बच्चे बोल सुन नहीं सकते, चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, चाहे विजुअली इम्पेयर्ड है, सबके लिए नौकरियाँ होंगी। तो जो सार्थक की जर्नी में एक जो बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ कि जो प्राइवेट कंपनियों में जो नौकरियाँ नहीं थी वो अब भरपूर मात्रा में हो गई है, और हर दिव्यांगजन जो काम करना चाहता है उसके लिए पूरा एक मार्केट प्लेस तैयार हो गया है। सेकेंडली यहाँ देख रहा हूँ EWS प्रोवाइड डायरेक्ट सर्विसेज एरिया ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड स्किल एम्प्लॉयमेंट, और क्या कुछ टारगेट है इस बदल में? अभी हम लोग सार्थक में, जैसे आपने बताया, स्किल एम्प्लॉयमेंट के अलावा हम लोग छोटे बच्चों के लिए अर्ली इंटरवेंशन सेंटर चलाते हैं। जो बच्चे हु आर बोर्न विद डिसेबिलिटी, उनको पहले ही हम लोग अगर आइडेंटिफाई कर लें तो डिसेबिलिटी को मिनिमाइज़ करते हैं। तो वो हम लोग अर्ली इंटरवेंशन 11 सेंटर्स चला रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हम बच्चे को शुरुआत में ही पकड़ लें तो उसकी डिसेबिलिटी को ही कम कर सकते हैं, ताकि वो इंटीग्रेट हो जाए। और उसके अलावा हम लोग, जैसे आपने वीडियो में देखा कि 3 तरह के डिजिटल सोल्यूशन है। एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि हमारे देश में सूचना का ही अभाव रहता है, बच्चों को पता नहीं होता कौन सा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा, कौन सा स्कूल है। तो वो सारी चीज़ें एक ही ऐप में डाल दी, एक ऐप सारथी, जिसमें उनको मिल रही है। और अगर वो ऑनलाइन, क्योंकि अभी कोविड के बाद से ऑनलाइन का ज़माना है, तो घर बैठ के ही वो अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी, स्किल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, तो ज्ञान सारथी एक मोबाइल ऐप आ गया है। और नौकरी पाने के लिए भी सरकारी और गैर सरकारी एक रोज़गार सारथी जॉब पोर्टल है, जिसको करीब 50,000 से ज़्यादा दिव्यांग बच्चे यूज़ कर रहे हैं। आपको एक मैं ना इसका अलग सा दृष्टिकोण देता हूँ जी। डॉक्टर साहब ने बोला कि प्राइवेट सेक्टर की पहले नौकरियाँ नहीं थी, अब अत्यधिक नौकरियाँ हैं। क्यों हैं? ऐसा क्या विशेष है दिव्यांगजनों में? तो मैं आपको बताता हूँ। मैं और आप अगर हम काम करेंगे तो क्या होता है, 5, 7, 10 मिनट बीच बीच में ब्रेक लेकर के फ़ोन पे चेक करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो दिव्यांगजन होता है उसकी एफिशिएंसी एक आम आदमी के बराबर न होकर के उससे अत्यधिक ज़्यादा है। तो अगर एक आदमी, तो हमने ये देखा कि होटल्स में वो रूम बनाने का काम करते हैं। एक अगर साधारण व्यक्ति एक दिन में 22 रूम बनाएगा, जो दिव्यांग हमारा मित्र है वो कम से कम 30 बनाएगा। तो 25 से 30% काम उसी सैलरी में वो दिव्यांग बच्चा कर रहा है। इसका अर्थ क्या है? इकोनॉमिक्स ऑफ दिव्यांगजन। तो वो कोई भी चैरिटी नहीं कर रहा, दे आर ब्रिंगिंग मोर एफिशिएंसी। दूसरा चीज़, आप जब एक साधारण व्यक्ति होते हैं, मैं साधारण व्यक्ति, हम लोग गप्पा गोष्ठी में थोड़ा समय निकालेंगे। दिव्यांगजन गप्पा गोष्ठी नहीं करते, तो उनका समय नहीं निकलता। तीसरा चीज़, आपके पास ये जॉब छुटा, दूसरा जॉब आ जाएगा, तीसरा जॉब आ जाएगा। दिव्यांगजन के पास अपॉर्चुनिटीज़ अब तक लिमिटेड थी, तो वो मेहनत ज़्यादा करते। तो देयर इज इकोनॉमिक्स इन हायरिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। सर, आपसे जानना चाहता हूँ, आज भी हमारे समाज के अंदर दिव्यांगजन जो है, अगर किसी जॉब के लिए जाता है, उनको इन दृष्टि से ही देखा जाता है, उनको नकारा जाता है किसी न किसी कारण से। क्या ऐसा कोई मुहिम चलाना चाहिए जिससे लोग उन्हें अपनाएं? बिल्कुल। देखिए, ये सिचुएशन 2008 में थी, बट अगर आप अब मार्केट में रिसर्च करके देखेंगे कि करीब जो हमारे देश की 5,000 बड़ी कंपनियां हैं, वो दिव्यांगजन अगर इंटरव्यू देने जाएं, अप्लाई करें, तो उनका स्वागत करती हैं, उनको घर तक जाके भी वो लेके आती हैं, उनको ट्रेनिंग भी देती हैं, उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग भी देती है। तो आई थिंक काफ़ी हद तक चीज़ें बदल गई हैं। और उसमें चैलेंज कंपनियों का नहीं था, वो अवेयर नहीं थे। जैसे अगर हम बात करें कि हम अगर पब्लिक प्लेस पे देखें, मॉल के अंदर, बस क्योंकि हमारा सिस्टम इनएक्सेसिबल है, तो वो बाहर नहीं निकलते थे, तो उनको पता नहीं था कि कैसे बच्चे नौकरी करेंगे। बट धीरे धीरे 16 वर्षों में उनको अवेयरनेस हो गई। सिद्धार्थ जी ने जैसे बताया, उनकी क्षमताओं के बारे में मालूम चल गया, उनकी कैपेबिलिटी जो है आउटकम में ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो अब उनको समझ में आ गया कि ये बिजनेस केस है, ये चैरिटी गेम नहीं है, और इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हायरिंग कर रहे हैं, और उनके लिए पूरा उन्होंने रास्ते खोल दिए। मतलब अभी वो जो सिचुएशन था पुराना, बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया है, और वो इतने भी नंबर में किसी भी डिसेबिलिटी को हायर करने के लिए तैयार है। सर, ओलंपिक्स आने वाला है दिव्यांगजनों का, और सार्थक ऐसे ओलंपिक्स को सपोर्ट करते हैं, या वो सार्थक के कोई NGO से कोई ओलंपिक्स में जा रहा कुछ शेयर करना चाहें?
जैसे अभी आपने बताया कि ओलंपिक्स के साथ साथ पैरा ओलंपिक्स भी होते हैं, जो कि स्पोर्ट्स कंपटीशन दिव्यांगजनों का, और उसके लिए हम लोग सार्थक के जो आइडिया पार्टनर्स हैं, जो उन बच्चों की तैयारी कर रहे हैं, गांव-गांव में जो ऐसा टैलेंट है उसमें हम पूरी तरह से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उन बच्चों को कैसे तैयार करना है, उन बंदों को फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा मिल रहा है, पूरी तरह से उसी सीरीज़ में हम उनके साथ लगे हुए हैं। और ऐसे ही पैरा ओलंपिक्स के साथ लगता एक सार्थक का प्रोग्राम एबिलम्पिक्स भी है। जैसे पैरा ओलंपिक्स स्पोर्ट्स कंपटीशन है, एबिलम्पिक्स जो है स्किल कंपटीशन है, जो कि भारत सरकार ने 2001 में नेशनल ओलंपिक बनाया था, जो कि सार्थक अभी चलाता है। 2016 से हम रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन करते हैं। लास्ट ईयर हम लोग फ्रांस गए थे, 13 दिव्यांग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस था। तो अब वो अगला साइकिल ओलंपिक्स का भी भारतवर्ष में स्टार्ट हो गया। 2027 में फिनलैंड में इसका इंटरनेशनल कंपटीशन होगा, जिसमें करीब 40 जो है देश पार्टिसिपेट करते हैं। सर, आप कुछ विचार रखना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं ये कहना चाहूँगा कि सार्थक ने बहुत कमाल का काम किया है, और डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल के लिए जितना भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि इनको एक दृष्टिबाधित होने के बजाय के बावजूद इनके विजन था कि जो लोग डिसेबिलिटी से परेशान हैं उनको किस तरह से स्किलिंग की जाए और उनको कैसे जॉब दिलवाया जाए, स्किलिंग प्लस प्लेसमेंट दोनों चीज़ें। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि 16 वर्ष इन्होंने पूरे कर लिए हैं, आगे भी ऐसे ही और भी नए मुकाम हम लोग पूरे करेंगे। शुक्रिया सर, बहुत ट्रस्ट का 16वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल, संस्थापक एंड सीईओ सार्थक, श्री लव वर्मा, पूर्व सचिव भारत सरकार, श्री संदीप वर्मा, सीईओ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, विजय करंत्री जी, श्री कृष्ण कालरा जी, सलाहकार बोर्ड सदस्य सार्थक सलाहकार बोर्ड के सदस्य, कॉर्पोरेट जगत तथा एनजीओ के प्रतिनिधि, दिव्यांग भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट को 16वें स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। आज पूरे देश में 25वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं हमारे सैन्य दलों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। सार्थक यह डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल के सपनों की अभिव्यक्ति है, जिन्होंने विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए खुद का जीवन समर्पित कर दिया है। डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल एक क्वालिफाइड दंत चिकित्सक है। वर्ष 2004 में अपनी दृष्टि खोने के पश्चात 4 साल के अंदर उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और सक्षमीकरण का महान कार्य आरंभ किया। यकीनन कोई भी व्यक्ति अचानक दृष्टि खोने के बाद आत्मविश्वास खो बैठता है, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल अपने ऊपर बीती गंभीर आपदा को देश के सभी दिव्यांगों के लिए एक अवसर में बदल दिया। दंत चिकित्सक बने रहते तो संभवतः डॉक्टर अग्रवाल 100,000 लोगों को सेवा दे पाते, लेकिन उन्होंने सभी बाधाओं को पार करके दिव्यांगों के लिए भारत का सबसे बड़ा एनजीओ का संगठन का निर्माण कर दिखाया। पिछले 16 वर्षों में सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह विकसित हुआ है। को आत्मनिर्भर बनाना है और देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो यह जानकारी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी नीतियों को डिजाइन करने में मदद मिलेगी। सभी दिव्यांगजन स्वतंत्र रूप से एक गरिमापूर्ण और क्रियाशील जीवन व्यतीत कर सके, यह हमें सुनिश्चित करना होगा। आने वाले भविष्य में दिव्यांग लोगों के जीवन में टेक्नोलॉजी बहुत बदलाव लाने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहा है।
मुझे विश्वास है कि विकलांगता केवल एक असुविधा होगी, बाधा नहीं। मुझे खुशी है कि सार्थक ने अपनी सहायक कंपनी नेशनल एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय सफलता भी हासिल की है। सामान्य और सक्षम व्यक्ति विकलांगता प्रमाण पत्र गलत तरीके से प्राप्त करके विभिन्न सेवाओं में प्रवेश न करें, इस दृष्टि से हमें सजग रहना होगा। फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र देने वाले और लेने वाले दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट से बहुत ही उम्मीद है। मैं आशा और कामना करता हूं कि सार्थक दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण में वैश्विक मानक स्थापित करेगा। मैं कई बार मैं इस बात को कह चुका हूं, लोग तो अपने लिए जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए वही सही व्यक्ति है। अगर भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया, अब जैसा हिंदू धर्म के अनुसार कहते हैं कि करोड़ों योनि में जाने के बाद आखिरी में मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और पता नहीं हम पिछले जन्म में कितने बार किस योनि में जन्म लिए, कितनी तकलीफें पाए, हम नहीं जानते। लेकिन अगर हमको मनुष्य बनाया है भगवान ने, तो हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमको सार्थक से जुड़ना चाहिए। हम गरीब लोगों की सेवा करें। अगर डॉक्टर अग्रवाल की जगह कोई दूसरा होता तो मुझको तो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं तो विकलांग हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे दूसरे के सहारे चलना पड़ता है, घर में बैठ जाता। लेकिन मैं अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी कमजोरी को मजबूती में बदला है। और आज ये सार्थक, मुझे विश्वास है कि देश में ही नहीं, ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय बनेगा, मुझे उम्मीद है। धन्यवाद। पैरों पे खड़ा हो, बल्कि वो तो एक बहुत छोटी सी बात हो गई पैरों पे खड़ा होने की। जैसा और लोगों ने भी कहा कि उनको एक सपना देखना चाहिए, अपने विंग्स बड़े करने चाहिए, तो उसमें हम लोग सपोर्ट करेंगे। और उसमें हम लोग जो कुछ भी कर सकते हैं आज के डेट पे हम लोग कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने एक नया स्कीम लाया है, जिसमें हम जब गारंटी देते हैं तो सामान्य जनों की अपेक्षा जो दिव्यांगजन हैं, जब वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो उनके केस में हम एक लेबर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव गारंटी देते हैं। जैसे उसमें 10% ज़्यादा गारंटी देते हैं, उसकी फीस भी कम रखते हैं। तो उसका आइडिया ये है कि बैंकर्स ज़्यादा इंसेंटिवाइज हो ऐसे लोगों को लोन देने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन मिल पाए और क्रेडिट फैसिलिटेशन हो पाए और वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाए। तो हम लोग की तरफ से जो भी बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। सार्थक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये हम लोगों ने हमेशा देखा है कि गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे अच्छे स्कीम लाती है और इस उम्मीद के साथ लाती है कि इसका फायदा जो है आमजनों को मिलेगा। कई बार ये देखने में आता है कि इंफॉर्मेशन असिमेट्री हो जाता है और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। जिनके लिए स्कीम बनती है, बहुत सारे वैसे लोग भी उसके बारे में अवेयर नहीं हो पाते हैं। तो सार्थक के तरफ से ये हो सकता है, इस तरह के प्रोग्राम्स में हो सकता है, और अदरवाइज भी इस तरह की जितने भी स्कीम है, मेरी एक गुजारिश है और उसमें भी हम लोग जितना मदद कर सकते हैं हम लोग जरूर करेंगे कि ऐसे इंफॉर्मेशन जितने भी अवेलेबल हैं जो बेनिफिट्स के लिए हैं, जो इंटेंडेड लोग हैं उनके बेनिफिट के लिए हैं, उसको पूरा डिसेमिनेट किया जाए, ये जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए कि आपके लिए एक स्कीम एग्जिस्ट करती है और आप कृपया यू कम फॉरवर्ड एंड मेक यूज ऑफ सच गुड स्कीम्स व्हिच द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोग का एक बार धन्यवाद देता हूँ और सार्थक को एक बार और बधाई देता हूँ 16वें के लिए। और ये तो अभी 16 साल ही हुआ है, जो किसी भी व्यक्ति के इसमें 16 साल का एक बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। और मेरा पूरा विश्वास और शुभकामनाएं हैं कि जर्नी आगे भी चलती जाएगी और सार्थक अपने जो लक्ष्य उन्होंने रखा है उस लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। ब्याल साहब, संदीप साहब, कालरा साहब, अग्रवाल साहब, भाइयों और बहनों, एम्पावरमेंट ऑफ MSME पे हम लोग बहुत काम करते हैं और ये देखते हैं कि MSME को किस तरह से फायदा हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, एक्सपोर्ट्स बढ़े।
और एमएसएमई में कई दिक्कतें आती हैं, उससे कैसे रिजॉल्व करें। तो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, टाइम से टाइम हम उनको कई बार उनके ग्रीवेंसेस होते हैं, गवर्नमेंट से रिड्रेस करें, अथॉरिटीज से रिड्रेस करें। और एमएसएमई में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, कैपेसिटी बिल्डिंग हो। हमारा मेन इम्पैक्ट है कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो और टाइमली और एडुकेट उनको फाइनेंस मिले। तो ये हमारा मकसद रहता है। और मुझे खुशी है कि ये बजट जो अब की बार आया है उसने काफ़ी ध्यान दिया एमएसएमई पे, एमएसएमई को एम्पावर करेंगे बजट, और कई मुद्दे जो थे उसको रिजॉल्व किया है। अब ये हमारे पे है कि हम उसका कितना फ़ायदा लें और इसकी अवेयरनेस कैसे क्रिएट करें और आगे देखें क्या हो सकता हो। ऐसे तो कुछ भी दे तो कम है, गवर्नमेंट जो भी दे तो कम होता है, बट हम देखे जाते हैं। अभी हम लोग एक फिनटेक पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 8 से 10 को, गवर्नमेंट साहब इनॉग्रेट करेंगे उन्हें 8 तारीख को। तो इट इज़ टू एम्पावर एमएसएमई, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स। तो ये तीनों को कैसे हम एम्पावर कर सकते हैं और कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मुझे ये पक्का है कि एमएसएमई को अगर एम्पावर करेंगे और एमएसएमई जितनी फैलेगी उससे एक तो रीजनल इम्बैलेंस ठीक होता है, एम्प्लॉयमेंट होगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और इसी शब्दों के साथ धन्यवाद, मुझे बुलाया और अवसर दिया बोलने का। थैंक यू। रखवाल ने कहा कि 80 लाख लोगों को हम लोग 80,000 लोगों को हम जॉब दिलवा चुके हैं और 3 मिलियन लोगों की लाइफ्स को टच कर चुके हैं। तो अभी हमें काफ़ी आगे और बढ़ना है और उसमें काम करना है। और वो काम तो ही हो सकता है कि जब सरकार, केंद्र की और राज्यों की सरकारें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एनजीओज और सिविल सोसाइटी मिलके इसको करें, क्योंकि इतना बड़ा ये कार्य है, उसके बिना ये नहीं हो सकता। मैं एक ही चीज़ और कहना चाहता हूँ, अपने देशवासियों का माइंडसेट चेंज करना, उनकी सोच चेंज करनी हो। क्यों 2.7 करोड़ की फिगर आई थी जनगणना में? क्योंकि जब जाते थे सेंसस ऑफिसर गाँव में, खास तौर से लोग बताते ही नहीं थे कि उनके घर में कोई बच्चा है जो इस तरह की है, वो छुपाते थे इस चीज़ को। उसको देवी का प्रकोप माना जाता था कि किसी को बताना नहीं, मोहल्ले में भी नहीं बताना चाहिए। उस चीज़ को हमें बाहर लाना है, उस सोच को हमें चेंज करना है कि मतलब अगर दिव्यांग कोई है, उसकी कोई गलती नहीं है, कोई वो गलत बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, उसको हमें सशक्त करना है। और दिव्यांगजन जो है वो मैं आपको मालूम, मैं फिर बताना चाहता हूँ कि वो हमारी दया नहीं चाहते, हमसे पिटी नहीं चाहते, हमसे डोनेशन नहीं चाहते, वो सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। आखिर हमें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा नाम स्टीफन हॉकिंग का आता है, जो पैराप्लेगिक थे, जो नेक से नीचे कुछ उनका शरीर काम नहीं करता था, लेकिन कितने बड़े साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट जाके वो बने। इस तरीके से बहुत और लोग, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अमेरिका के जो थे वो व्हील चेयर बाउंड थे और उन्होंने 8 साल या 7 साल वो प्रेसिडेंट है। हमारे अपने देश में एवरेस्ट पे पहुंच गए हैं लोग, जिन्होंने दिव्यांगजन होने के बावजूद IAS में बड़े बड़े ऑफिसर हैं, वो कर रहे हैं। तो अगर उनको मौका दिया जाए, उनको अवसर दिया जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाए, तो मेरे ख्याल में दिव्यांगजन जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ महामाननीय राज्यपाल जी का, वर्मा जी का, कलंत्री जी का, और अपने डॉक्टर अग्रवाल, मिस्टर लाभ वर्मा और जो सब लोग जो सामने मेरे बैठे हैं कि वो यहाँ पे आए, उन्होंने हमें समय दिया, हमें उत्साहित किया। थैंक यू वेरी मच।